हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज एक हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनपीओ, जिसे हम लोग नॉन प्रॉफिट कंसर्न भी बोलते हैं। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट भी लगता रहेगा और बहुत सारे लोग को सिंपल लगता है। अभी जिनको डिफिकल्ट लगता है उनको जरूर ये वीडियो एक बार देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को यदि जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, जब तक उसके बारे में पता नहीं रहता है क्या है कैसे बनता है, तब तक चीजें आपको डिफिकल्ट ही लगती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स बनता है, कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो पूरा हम लोग एक एक सीरीज वाइज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनपीओ होता क्या है। एनपीओ के समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारे जो सराउंडिंग है वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, ये सब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अभी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। चलो एक बार इसके सिंपल से मीनिंग भी देख लेते क्या है आखिर में, क्या होता है एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। इसके यदि हम लोग टेक्सुअल बुक की मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, तो लिखा है द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच डिड नॉट डू देयर वर्क फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बोलते हैं ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इसलिए काम नहीं करते कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको प्रॉफिट डू नॉट देयर वर्क फॉर अर्निंग प्रॉफिट, वो अपना काम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। तो फिर रेदर देन इट मेन ऑब्जेक्ट इज टू डू वर्क टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं वो कुछ स्पेसिफिक उनके गोल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको अचीव करने के लिए करते हैं। क्या? जैसे गोल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ समाज सेवा करना हो गया, सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर करने के लिए हो गया, और जो सोसाइटी में जुड़े हुए मेंबर रहते हैं उनको भी हेल्प करना है, इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नॉन एज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, मोस्टली वेलफेयर करना होता है, सोसाइटी के लिए सेवा करना होता है, अपने मेंबर का जो वेलफेयर करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे स्पोर्ट क्लब हो गया, वो लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करते हैं, उनके जो मेंबर रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्ले करने के लिए हेल्प करते हैं। चैरिटेबल के जो हॉस्पिटल हो गए, जिनका काम रहता है चैरिटी करना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ट्रस्ट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसीडर किया जाता है, जिसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं। अभी जो आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहता है ये अपने प्रॉफिट को जानने के लिए, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जो अकाउंट्स बनाता है वो रहता है ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट। बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं वो रहता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो कि सिमिलरली कैश टू कैश के जैसा होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। कैसे ये सब बनता है इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझो कि यहाँ पे कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता क्या है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है और उसके क्या फीचर्स है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, किसी सम को सॉल्व करने में, किसी प्रैक्टिकल सम में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग को इसको देखना जरूरी है, हम लोग को समझना जरूरी है कि होता क्या एक्चुअली में। जो रिसिप्ट और पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज जस्ट अ समरी ऑफ ऑल कैश बैंक ट्रांजेक्शन। मतलब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश आता है या उसके बैंक में पैसा आता है, या जितने भी कैश बैंक से कैश बैंक जाता है, मतलब जितना पैसा उसने पेमेंट किया है और जितना मनी उसने रिसीव किया है, उसका जो समरी रहता है ना,
और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स में रहता है। वो लोग एक जगह लिख के रखते हैं, पैसा आया रहता है तो डेबिट साइड में लिख के रखते हैं, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में लिख के रखते हैं। तो जो समरी होता है ऑल कैश ट्रांजेक्शन का, वो कहाँ पे आता है, रिकॉर्ड होता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में होता है। एक कौन सा, अभी इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछ लिए जाते कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स कौन सा है। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है ना वो रियल अकाउंट्स होता है, क्योंकि इसके अंदर कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट्स शो ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में जितने भी पैसे आए रहते हैं सब इसके अंदर शो होते हैं, चाहे वो इस साल के पैसे हो, चाहे लास्ट ईयर के पैसे हो, चाहे लास्ट ईयर का इनकम हो, चाहे इस साल का इनकम हो, या लास्ट ईयर के एक्सपेंस हो, जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट रहते हैं सब इसके अंदर शो होते हैं। इट इज द सिमिलर टू कैश बुक, ये कैश बुक के जैसा ही होता है, सेम टू सेम कैश बुक के जैसा होता है। इट्स शो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसमें हमारे पास ओपनिंग में कितना पैसा था और मंथ के एंड में या ईयर के एंड में हमारे पास क्लोजिंग में कितना बैलेंस है, हमारे कैश और बैंक में कितना बैलेंस है वो शो होता है। अभी इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इट इज द बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स होता है ना, इसको ही हम लोग यूज करके जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मतलब यहां पर ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, जो हमारी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके तो ट्रायल बैलेंस होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। बट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स रहते हैं इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसका फाइनल अकाउंट में क्या बनता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होता क्या है, एक बार इससे भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स आखिर है क्या। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द सिमिलर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है सेम टू सेम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जैसा होता है, प्रिपेयर इन द कॉमर्शियल, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहती है। जैसे आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा, जो आपके प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो लोग क्या ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं। सेम जैसे, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सिमिलर इसके जैसा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। क्लियर। जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहती है क्या बनाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा रहता है, सिमिलर जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है सेम उसके जैसा ही ये लोग प्रिपेयर करते हैं। बट ये लोग क्या बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन, इसके अंदर देखो यहां पर लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने में यदि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है तो आपको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट इज रिलेटेड टू करंट ईयर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर। कभी भी यदि मान लो नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, माइनस हो जाएगा। यदि हम लोग को लास्ट ईयर का रहेगा वो नहीं आएगा। जो इनकम और एक्सपेंडिचर रहता है क्या लिखा है, ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू मतलब जो हमारे इनकम के पार्ट्स होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट या कमीशन या फीस रिसिप्ट करना, ये जितने भी हमारे किसके रिवेन्यू रिसिप्ट के आइटम रहते हैं या रिवेन्यू पेमेंट के आइटम रहते हैं रिलेटेड, सब करंट ईयर के रिकॉर्ड होते हैं। कहां पे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में। ये जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, इट इज द नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज द सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के जैसा होता है, सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के जैसा बनता है। इसके अंदर भी इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट इज द प्रिपेयर टू नो द सरप्लस और डेफिसिट। इससे पता चलता है कि कंपनी ने सरप्लस अर्न किया है या डेफिसिट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन उसको लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, या उसके पास सरप्लस अमाउंट आ रहा है। द सरप्लस और डेफिसिट इज द ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। बोलता जो इसमें से किसमें से, इनकम और एक्सपेंडिचर में से जो सरप्लस और डेफिसिट आएगा ना उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कहां पे ट्रांसफर करते हैं,
कैपिटल फंड के अंदर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल फंड में जाके उसको ऐड कर देते हैं। इट इज द रिकॉर्डेड ऑल द कैश आइटम एंड नॉन कैश आइटम रिलेटेड टू करंट पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये लास्ट वाला पॉइंट, क्या लिखा है, इट्स रिकॉर्ड ऑल द कैश आइटम, इसके अंदर सब कैश के आइटम होते हैं एंड नॉन कैश आइटम, और जो कैश के आइटम नहीं है वो भी रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन वो करंट पीरियड के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, करंट पीरियड के रिकॉर्ड होते हैं इसके अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अभी हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट सेम टू सेम हम लोग का जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा है, सेम टू सेम इसके जैसा ही होता है। जो बैलेंस शीट होता है सेम टू सेम हमारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जैसा होता है। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कितने इसके असेट्स एंड लायबिलिटीज है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर मतलब ये जो पर्टिकुलर डेट रहता है, जैसे 31 मार्च हो गया, ये डेट तक कितना इसके पास असेट्स एंड लायबिलिटीज है, ये इसके अंदर बताता है। द बैलेंस शीट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द सिमिलर टू बैलेंस शीट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन एकदम सोल ट्रेडिंग कंसर्न के जैसा ही इसका क्या होता है, बैलेंस शीट होता है। आगे लिखा ट्रेडिंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के जैसा भी रहता है यहाँ पे। अब बैलेंस शीट ओनली शो द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सब बैलेंस शीट के अंदर आता है। बैलेंस शीट इज द प्रिपेयर विद द व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कैसा पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो डेटा कंसर्न सर्टेन डेट हो गया, नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर का होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि कंपनी का जो रिसिप्ट और पेमेंट रहता है वो कैसा कंपनी बनाती है। तो आपके एग्जाम में ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स ऑलरेडी बना के आपको मिलेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश का समरी होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसे होता है, इसके अंदर कौन कौन से आइटम होते हैं, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। तो जहां पे जो भी फॉर्म रहता है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको एक पर्टिकुलर ईयर्स का दिया रहता है। डेबिट साइड में इसके रिसिप्ट होता है, यहाँ पे डेबिट होता है, और ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। मतलब जो भी पैसे आए रहते हैं सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, जो गए रहते हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। अभी यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है, मतलब लास्ट ईयर के रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जितना पैसा बचा रहता है वो करंट ईयर के मतलब इस साल वाले में ओपनिंग बैलेंस के नाम से आ जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ये आपको दिया रहता है। यदि मुझे मान लो एंट्रेंस फीस मिला, मतलब किसी ने पैसा हम लोग को फीस के तौर पे पेमेंट किया, एडमिशन फीस मिला, तो जहां से भी पैसा आया, चाहे लाइफ मेंबरशिप फीस आ गया, लिगेसिस आ गया, जो भी इनकम हमारे पास, इनकम बोल सकते हैं, मतलब जो भी पैसा रिसिप्ट हो रहा है, इनकम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारा लायबिलिटीज भी हो सकता है। जिस भी तरीके से हमारे पास पैसा है, असेट्स बेच के भी पैसा आ सकता है। तो जैसे भी पैसा है, यदि पैसा रिसिप्ट हो रहा है तो वो आपके रिसिप्ट और पेमेंट के डेबिट साइड में आएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन आया, तो सब्सक्रिप्शन मान लो हम लोग को यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर का डेटा नहीं रहता है, इसमें सिर्फ करंट ईयर का पार्ट्स कंसिडर नहीं किया जाता है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स का भी यदि मुझे पैसा रिसीव हुआ तो भी रिकॉर्ड होता है रिसिप्ट और पेमेंट में, करंट ईयर का रहेगा तो भी, और नेक्स्ट ईयर का भी कोई अभी मुझे पेमेंट कर दे रहा है तो भी रिकॉर्ड होगा। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा ना, सब रहता है, चाहे वो करंट ईयर का रहे, चाहे प्रीवियस ईयर का रहे, चाहे नेक्स्ट ईयर का। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का रहता है। इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर सिर्फ करंट ईयर का रहता है। आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सम सॉल्व करने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चीजें एकदम सिंपल लगेगी। सब्सक्रिप्शन हो गया, डेबिट में आ जाएगा, जैसे प्रीवियस ईयर्स का रहेगा तो भी, करंट ईयर का रहेगा तो भी, और नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो भी। बिल्डिंग के लिए मुझे फंड मिला, पैसा आ रहा है ना, पैसा आया तो डेबिट में रहता है। डोनेशन मिला, पैसा आया तो डेबिट में आता है। क्रिकेट फीस आया, पैसा आया तो डेबिट में आता है। लॉकर रेंट आया, पैसा आया तो डेबिट में आता है। कहीं से भी यदि हमारे पास पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में आएगा। असेट्स बेच के पैसा आया, लॉकर का रेंट, कुछ भी, मतलब कहीं से भी यदि मनी रिसीव हो रहा है तो डेबिट में ही आएगा। ये रेंट 2 बार आ गया, लॉकर रेंट, तो उसका आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि पैसे कहां से आ रहे हैं। पैसे कहीं से भी आए, चाहे वो आपके लोन के तौर पे आए, असेट्स बेच के आए, चाहे आपका खुद का पैसा रहे, सब कहां पे आता है, रिसिप्ट साइड पे आता है। सिंपल।
एकदम सिंपल हो गया, नॉर्मल। समझा आपको कैसे आया? यहां पर ये कैसे बनता है, जो भी हमारे पेमेंट रिसीव हुए रहते हैं सब इस साइड में आते हैं। जो हम लोग ने पेमेंट किए रहते हैं, जो हमारा पेमेंट रहता है, चाहे वही सेम, चाहे हम लोग का वो एक्सपेंस हो या किसी का कोई ऐसा नॉर्मल पेमेंट किया रहे, किसी भी टाइप का पेमेंट रहेगा, कैश गया तो क्रेडिट साइड में आता है, कैश आया तो डेबिट साइड में, कैश गया तो क्रेडिट साइड में। क्लियर? अभी यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कब आ सकता है? जब लास्ट ईयर आपका लॉस हुआ रहेगा, सॉरी आपके जो ओवरड्राफ्ट रहेगा, मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, आपने ओवरड्राफ्ट करके रखे हो, तो उसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग का इस साल क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है, यहां पर आ जाएगा। फिर इसके अलावा यदि आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा पेमेंट किया है, जनरल एक्सपेंस कुछ पेमेंट किया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किसी भी तरीके का पेमेंट किया है, ऐसे एक्सपेंस भी आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ करंट ईयर के। यदि आपने पिछले साल का एक्सपेंस इस साल में पेमेंट किया तो भी आएगा, जैसे सैलरी पेमेंट कर दिया प्रीवियस ईयर का आ जाएगा, करंट ईयर का आपने पेमेंट किया इसके अंदर आएगा, नेक्स्ट ईयर का आपने पेमेंट किया तो भी इसी के अंदर आएगा। मतलब इसके अंदर करंट ईयर, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर सब कुछ आता है इसके अंदर। ऑडिट फीस हो गया, आपने परचेस किया, स्पोर्ट मटेरियल परचेस किया, वो भी इसके अंदर ही रिकॉर्ड होता है। वेजेस पेमेंट किया, परचेस किया आपने, फिक्स एसेट्स कोई परचेस किया, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, पेमेंट साइड में आएगा, सिंपल सी बात है। वो पेमेंट साइड में आ जाएगा, इनकम और सॉरी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। ऑफिस का खर्चा आपने पेमेंट किया, परचेस ऑफ फर्नीचर है, ये सब इसके पेमेंट साइड में आ जाएगा। फिर आप टोटल मारोगे जिस साइड का, यदि आपका डेबिट साइड में आपके पास पैसा ज्यादा आया था और आपने पेमेंट कम किया, तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो आपके एग्जाम में पहले से बना के मिला रहेगा, इसके बेस पे आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और फाइनल बैलेंस शीट आपको बनाना रहता है। इनकेस आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, मतलब रिसिप्ट कम हो गया लेकिन पेमेंट ज्यादा हो गया, तो उसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से यहाँ पे शो करते हैं। अभी एग्जाम में आपको क्या रहेगा, ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे देगा, इसके बेस पे इनकम और एक्सपेंडिचर और आपको क्या बनाना रहेगा, बैलेंस शीट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, आपको यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसका नाम लिखना पड़ता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर का दिया रहेगा ईयर का डेट लिखना रहेगा, इस साइड आपका डेबिट लिखना रहता है और यहाँ पे क्रेडिट लिखना होता है। अभी आपको याद रखना कि रिसिप्ट साइड में वहां पे जो आइटम था वो आपका या तो इनकम हो सकता है या तो लायबिलिटीज हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं एकदम क्लियर सुनो, ये आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम में, सम को सॉल्व करने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो रिसिप्ट साइड का अमाउंट रहता है ना, ये दो ही जगह इसका पोस्टिंग होता है, या तो ये आपका इनकम रहेगा या तो लायबिलिटीज रहेगा, और इसके 90% आइटम जो रहेंगे ना वो आपके इनकम रहेंगे, और सिर्फ आपके लायबिलिटीज क्या रहेगा वो आपको उसको पहचान जाओगे। जैसे बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया से, या कुछ भी ऐसा रहेगा जो हम लोग को यहाँ पर रिसिप्ट हुआ रहेगा, वो हम लोग का या तो लायबिलिटीज रहेगा या तो क्या रहेगा हमारा यहाँ पर इनकम रहेगा, और इसमें से 90% आइटम इनकम ही होते हैं। और जो पेमेंट साइड रहेगा ना, इसके अंदर 90% आइटम एक्सपेंडिचर होते हैं। पेमेंट साइड के 90% आइटम एक्सपेंडिचर होते हैं, 10% जो होते हैं वो क्या रहेंगे, असेट्स रहेंगे, तो उसे आप पहचान जाओगे। अभी यहाँ पे जो इसके पेमेंट साइड में है वो आपका एक्सपेंडिचर में आएगा या तो फिर असेट्स में आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा या तो फिर कहां पे आएगा, असेट्स में। जो पेमेंट वाला रिसिप्ट और पेमेंट का जो पेमेंट वाला पार्ट्स रहेगा वो एक्सपेंडिचर होगा या तो क्या रहेगा आपका असेट्स रहेगा। जो रिसिप्ट वाला पार्ट्स रहेगा ये या तो आपका इनकम रहेगा या तो फिर लायबिलिटीज रहेगा। तो मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक्सपेंसेस आपका डेबिट साइड में आता है और इनकम कहां पे आता है, क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट से, इनकम और एक्सपेंडिचर आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट से। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी खर्चे रहेंगे सब डेबिट में आएंगे। जैसे सैलरी हो गया, आपका सैलरी यहाँ पे दिया हुआ जो वो लिख दिए, पेड फॉर लास्ट ईयर। यदि कोई लास्ट ईयर का सैलरी इसके अंदर है तो मैंने बोला था ना, इसके इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का डेटा आता है। सिर्फ क्या आता है, करंट ईयर का डेटा आता है। यदि सैलरी के अंदर कुछ लास्ट ईयर वाला मिला है तो यह हम लोगों ने पेमेंट किया तो उसे लेस कर दो। यदि आपने कुछ सैलरी नेक्स्ट ईयर का दिया है उससे भी आपको माइनस कर देना, क्योंकि सिर्फ करंट ईयर का इसके अंदर डेटा आएगा।
यदि आपका करंट ईयर का कुछ आउट प्रीपेड है या करंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है, उसे ऐड कर दो। यदि कुछ आपने करंट ईयर का एडवांस दिया है तो करंट ईयर का एडवांस रहेगा तो उसे लेस कर दो। लेकिन यदि आपने प्रीवियस ईयर में किसी को एडवांस दिया था तो मतलब वो करंट ईयर का खर्चा हो गया। यदि आपने प्रीवियस ईयर में किसी को एडवांस दिया था तो करंट ईयर का खर्चा हो जाएगा, उसे ऐड करके यहां पर लिख दो। मतलब इसके अंदर जो ये डेटा आएगा ना फाइनली वो करंट ईयर का होना चाहिए ऐड लेस करके। एक कॉन्सेप्ट को मैं अलग से एक आपको क्या करूंगा, वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। जैसे वेजेस हो गया, एक्सपेंडिचर में आएगा आपका खर्चा हुआ ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा हुआ डेबिट में आएगा, रेंट आपका खर्चा हुआ डेबिट में आएगा। इसके अलावा हम लोग ने इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके अलावा हम लोग ने ऑडिट फीस पेमेंट किया, ये भी हमारा डेबिट में आ जाएगा। मेडिसिन के एक्सपेंस हो गया, ठीक है, डेबिट में आएगा। यहाँ पे देखो आपको किसी भी चीज का ऐसा कंज्यूम वाले ओपनिंग दिया रहेगा, ओपनिंग जैसे यहाँ पे स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम मैंने क्यों लिखा, यदि ओपनिंग स्टॉक आपको दिया रहेगा स्पोर्ट मटेरियल का तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। आपने करंट ईयर का जो परचेस किया उसे ऐड करने का, और इस साल में कोई मटेरियल बच गया तो उसे लेस करने का, तो फाइनली हम लोग का कंज्यूम आ गया। ऐसे आपका स्टेशनरी भी आ सकता है, ऐसे आइटम जिसको हम लोग खरीदते हैं जो हमारे पास बच जाता है, नेक्स्ट ईयर यूज करते हैं, इस तरीके के आइटम के लिए हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट मटेरियल का, परचेस इसमें ऐड कर देना है और क्लोजिंग इसमें से हम लोग लेस कर देंगे। तो फाइनली जो अमाउंट रहेगा उसे हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। बाकी जिससे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हो गए डेबिट में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से डेबिट में आ जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट्स बेच के यदि कोई लॉस हो रहा है तो वो भी हमारा कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है तो डेबिट में आ जाएगा। कोई भी एक्सपेंसेस रहेंगे सब कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। यदि कोई इनकम रहेगा तो कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जैसे इनकम क्या हो सकता है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, तो याद रखना आउटर कॉलम में जो आता है ना वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आता है। जो भी रहेगा आउटर कॉलम में वो करंट ईयर का रहेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया इतना, लेकिन इसके अंदर लास्ट ईयर का आपका कोई सब्सक्रिप्शन मिला है पिछले साल का, तो करंट ईयर का इनकम नहीं, उसे लेस कर दो। यदि कोई आपको सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है उसे भी लेस कर दो क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है। और रिसीव इन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर, यदि आपने लास्ट ईयर में कोई आपको दिया था, लास्ट ईयर में एडवांस में आपको दिया था इस साल का करंट ईयर का, तो मतलब वो करंट ईयर का हो गया तो उसे ऐड कर दो। और यदि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसे भी ऐड कर दो क्योंकि वो आपका करंट ईयर का ही इनकम है। फाइनली आपका करंट ईयर का इनकम यहां पे आ जाएगा। रेंट रिसीव किए, इनकम है आपका। इसके अलावा आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, आपका इनकम है। ग्राउंड रेंट रिसीव किया, इनकम है। इंट्रेंस रिसिप्ट किया, इनकम है। एडमिशन फीस रिसिप्ट किया आपने, इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट्स बेच के कोई प्रॉफिट हुआ, इनकम है। और बाद में आपको इसका टोटल मानना पड़ता है। यदि आपका इनकम ज्यादा है तो दोनों साइड आप लिखोगे, इसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग सरप्लस बोलते हैं। कब आएगा, जब एक्सेस इनकम ज्यादा रहेगा और एक्सपेंस कम रहेगा तो सरप्लस आ जाएगा। यदि उल्टा, यदि यहाँ पे यदि आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, इनकेस मान लो आपका एक्सपेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो दोनों साइड आप लिखोगे। और इनकम कम रहेगा तो माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा वो आपका डेफिसिएट आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, आपका डेफिसिएट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी ईयर रहेगा लिख देंगे। आपका लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज होता है, राइट हैंड साइड एसेट्स होता है। कैपिटल फंड हम लोग लिखते हैं, यदि कोई डोनेशन मिला है, एंट्रेंस फीस मिला तो उसे हम लोग ऐड करते हैं। कैपिटलाइजेशन बोला रहेगा तो कैपिटलाइजेशन यदि बोला रहेगा तो एडजस्टमेंट पे आता है। कैसे आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलग से। यदि हम लोग को बिजनेस में सरप्लस हुआ तो उसे ऐड करने का, और डेफिसिएट हुआ तो उसे क्या कर देना है, लेस कर देना है। यदि बिल्डिंग फंड है तो हमारे लिए लायबिलिटीज है। याद रखना, बिल्डिंग असेट्स होता है, बिल्डिंग फंड हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। इंडोनमेंट फंड, किसी भी तरीके का फंड रहेगा ना वो आपका लायबिलिटीज रहेगा।
स्पेशल कोई फंड है वो भी लाइबिलिटीज से, चैरिटी फंड है, किसी भी टाइप का फंड रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। सेंड्री क्रेडिटर, सेंड्री क्रेडिटर्स हो गया, ये भी आपका लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लाइबिलिटीज होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया या एडवांस इनकम हो गया, ये सब आपके क्या रहते हैं, लाइबिलिटीज रहते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमारा असेट साइड में क्या आता है, कैश इन हैंड, जो हमारा करंट ईयर में कैश बच गया है वो आ जाएगा। कैश एट बैंक है, यदि हमारे बैंक में कुछ पैसा बच गया रहेगा वो आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट हम लोगों ने करके रखा है तो हमारे लिए असेट्स हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करके रखे असेट्स रहेगा। सैलरी डेटर असेट्स रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। फर्नीचर एंड फिक्चर क्या होगा, असेट्स रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स रहेगा। इक्विपमेंट आपका असेट्स होता है। मोटर व्हीकल्स असेट्स रहेगा। लाइब्रेरी बुक असेट्स रहेगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट्स रहेगा। स्टॉक ऑफ ड्रग्स असेट्स रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंस जो रहेंगे ये भी आपके क्या रहेंगे, असेट्स रहेंगे। और कुछ आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा वो भी असेट्स रहेगा। तो यहां तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एडजस्टमेंट जो रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। थैंक यू सो मच।